हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिमेनिंग रिएक्शंस के बारे में जो हमने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ी थी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ओके स्टूडेंट, सो आज हम पढ़ेंगे जो रिमेनिंग रिएक्शंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वन है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। PRE, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं मैं कि हमने पढ़ा था प्रेसिपिटेशन क्या होता है। एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस, अगर हम पानी में कुछ भी चीज डाल दें और वो क्या हो, नीचे ही रह जाए, वो सॉल्युबल नहीं हो, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जाम्पल, पानी में अगर हमने एक चॉक डाल दिया और चॉक सॉल्युबल नहीं हुआ, इट मीन्स दैट जो चॉक रिमेनिंग नीचे बैठा हुआ है वो है हमारा प्रेसिपिटेट। हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं एनी रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड कौन सा हमारा, प्रेसिपिटेट। हम बोल सकते हैं एनी रिएक्शन इन विच insoluble solid, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट, वो हमें इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट्स फ्रॉम द सोल्यूशन, जिसको हम सोल्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन फ्रॉम द सोल्यूशन। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट फ्रॉम द सोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें तो हम अगर एग्जाम्पल ले लें किस किस की, बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन ले लें। अगर हम क्या ले लें, एक बैरियम क्लोराइड की सोल्यूशन ले लें, बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एंड साथ में हम ले लेते हैं सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। एक तो हमने बैरियम क्लोराइड की सॉल्यूशन ले ली और दूसरी ले ली सोडियम सल्फेट की सॉल्यूशन। जब भी कभी ऐसी सॉल्यूशन होती है, इन दोनों को हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमेशा हमें मिलता है बैरियम सल्फेट, टू फॉर्म बैरियम सल्फेट। ठीक है, इसमें जो बैरियम सल्फेट होता है वो हमारा होता है प्रेसिपिटेट। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं इन दोनों की सॉल्यूशन में, दिस वन इज आवर प्रेसिपिटेट, मीन्स इनसॉल्युबल सॉलिड। तो आप बोल सकते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड, दैट इज जो हमारा प्रेसिपिटेट है, उसको सेपरेट किया जाता है, कहां से, सोल्यूशन से, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन सोल्यूशन। अब एक और रिएक्शन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नाम से ही आपको पता चल रहा है न्यूट्रल, मतलब कोई चीज न्यूट्रल कैसे होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसी रिएक्शन, a reaction in which an acid react with base to form salt and water, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ध्यान से देखना है, आपको याद रखना है न्यूट्रल तभी कोई चीज होती है जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ। तो हम लिख सकते हैं a reaction in which an acid react with a base to form salt and water, और क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो याद रखना है ध्यान से आपको कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। हम ऐसे लिख सकते हैं एसिड react with base to form salt and water,
क्लियर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ और बनाएगा सॉल्ट और वाटर को, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हम सोल्यूशन से इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इज प्रेसिपिटेट को हटाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसकी एग्जाम्पल ले लें, अगर हमें कोई भी एसिड लेना है तो हम ले लेते हैं सबसे पहले बेस। हम सबको पता है NaOH इज अ बेस एंड HCl इज अ एसिड। तो हमें यहां लिख लेती हूं, ये क्या है, एक बेस है और ये क्या है हमारा एसिड। ठीक है। अब अगर हम देखें दिस बेस एंड दिस इज बेस, व्हाट इज दिस, इट इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज अ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है। और अगर हम HCl की बात करें तो दिस इज अ एसिड विच इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर। एक क्या है NaOH, दूसरा है HCl। जब भी कभी कोई भी बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा ही क्या बनेगा, साल्ट, मीन्स NaCl। आप सबको पता है NaCl इज अ सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो यही लिखा हमने, दिस इज अ बेस, दिस इज अ एसिड, दिस इज अ सॉल्ट एंड दिस इज अ वाटर। तो हमें पता चल गया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके हमारा सॉल्ट और वाटर को बनाता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे, हमारा जो मेन था हमारा वो थे हमारे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, आपको नेम से पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीजन से रिलेटेड है। तो हम ये बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन की बात करें तो हमेशा ही या तो एडिशन की बात होती है या तो रिमूवल की बात होती है। तो हम ऑक्सीडेशन के लिए ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन इज आप ये बोल सकते हो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऐड क्या करना है हमें, ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। या तो हम बोल सकते हैं एडिशन होना चाहिए ऑक्सीजन का, या बोल सकते हैं हम रिमूव करना है हमें हाइड्रोजन को, कहां से, फ्रॉम अ सब्सटेंस से, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन में ऐड क्या चीज होती है हमारी, ऑक्सीजन, और रिमूव क्या होगा, हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अब इसका ही उल्टा होता है हमारा रिडक्शन, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो हम ये बोल सकते हैं व्हाट इज द रिडक्शन, रिडक्शन इसका उल्टा है। तो हम बोल सकते हैं उसमें इट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज रिडक्शन, इट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो हमें पता चल गया क्या है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स एडिशन होगी हाइड्रोजन की और रिमूवल होगा किसका, ऑक्सीजन का, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं उससे पहले आप एक छोटी सी बात और ध्यान रख सकते हो कि ऑक्सीडेशन, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन में भी क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, हमारे ऑक्सीजन को यूज करेंगे किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप बोल सकते हो दो सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, कि वो सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन को देते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, दो सब्सटेंसेस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर
ऑक्सीडेशन। ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन को देते हैं ऑक्सीडेशन के लिए उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो आप बोल सकते हो दो सब्सटेंसेस विच रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस, उसको भी हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब दूसरे थे रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट की बात अगर हम करें तो रिड्यूसिंग एजेंट में हम ये बोल सकते हैं द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। दो सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन जो दिया जाता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें पता चल गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन का देते हैं हमें सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन के लिए, और ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन के लिए देते हैं। और अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की तो वो होते हैं जो हमें हाइड्रोजन देते हैं रिडक्शन के लिए। क्लियर। अब याद रखना आपको कि एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठे होती है, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने बताया अभी कि आप बोल सकते हो कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स आप नाम से ही देख सकते हो इसके। रिडॉक्स के नाम में जो रेड दिया गया होता है RED, रेड इज यूज फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स इज यूज फॉर ऑक्सीडेशन। मीन्स नेम से ही आपको पता चल रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठे होते हैं, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट CuO। व्हाट इज CuO? इट इज अ कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और यहां पे अगर हम इनको हीट करेंगे तो यहां मिलेगा हमें कॉपर प्लस H2O। अब हम इसमें चेक करते हैं, देखते हैं कैसे ये जो है रिडॉक्स रिएक्शन है। मैंने अभी आपको बोला कि रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। तो सबसे पहले अगर हम इस रिएक्शन में देखेंगे तो CuO चेंज होके किस में कन्वर्ट हो गया है? Cu में। इसका मतलब कि ऑक्सीजन यहां से क्या हो गया है? रिमूव हो गया। ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। आप देख सकते हो कि CuO में क्या चेंज हो गया है? Cu में कन्वर्ट हो गया है। इट मीन्स दैट ऑक्सीजन इधर से रिएक्टेंट साइड से रिमूव हो गया है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। ऑक्सीजन क्या हो गई है? रिमूव हो गई है। कहां से? कॉपर ऑक्साइड से। तो हमें पता है जब भी कभी रिमूव होता है ऑक्सीजन तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड इज रेड्यूस्ड टू कॉपर। किस में कन्वर्ट हो गया वो? कॉपर में। तो हमें यहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो मैं यहां लिख सकती हूँ रिडक्शन हो रही है। क्यों रिडक्शन बोला? क्योंकि यहां पे CuO था, अब किस में कन्वर्ट हो गया? Cu में। यहां पे कॉपर ऑक्साइड चेंज हो गया कॉपर में, तो हम बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया है किसमें? कॉपर में। क्लियर। अब हमें ये तो देख लिया, अब हमें दूसरी रिएक्शन की बात करें, दूसरे पार्ट की बात करें तो हम देख सकते हैं जो H2 है, पहले क्या था? H2, अब चेंज होके क्या बन गया? H2O। इट मीन्स दैट यहां पे हाइड्रोजन के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन क्या हो गया? ऐड हो गया है। इट मीन्स दैट हम ये बोल सकते हैं ऑक्सीजन क्या हो रहा है? यहां पे ऐड हुआ है। ऑक्सीजन इज एडेड। ऑक्सीजन क्या हो गई है? ऐड हो गई है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे क्या हो रही है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। इट मीन्स दैट हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। किस में कन्वर्ट हो गया वो? H2O में, वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो हमें पता चल गया यहां से रिडक्शन हो रही है और यहां से ऑक्सीडेशन हो रही है। तो एक ऐसी रिएक्शन
जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आप देख सकते हो रिडॉक्स, रेड मीने रिडक्शन एंड ओएक्स मीने ऑक्सीडेशन। तो हमें पता चल गया कि ये क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दोनों चीजें होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? हमने पढ़ा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, एक एसिड बेस रिएक्ट करता है बेस के साथ और सॉल्ट और वाटर को बनाता है। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें हम, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एडिशन होती है ऑक्सीजन की और रिमूवल होती है हाइड्रोजन की। ये मैं एग्जांपल आपको यहां से दिखा सकती हूँ। यहां देखो, यहां पे जो ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, H2 चेंज हो रहा है H2O में। इट मीन्स दैट यहां पे एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, इसीलिए ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ, कि ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है हमारे एवरीडे लाइफ में। इफेक्ट of oxidation in everyday life, हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का, मतलब ऑक्सीजन क्या इफेक्ट करता है हमारी लाइफ में, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं अब इसका फर्स्ट इफेक्ट। तो अगर हम बात करें तो देयर आर द नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, बहुत सी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन होती हैं हमारे आगे पीछे जो हमारी इफेक्ट करती हैं हमारी एवरीडे लाइफ को। उनमें से दो के बारे में हम मेनली पढ़ेंगे। वो दोनों कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज अ क्रोजन एंड सेकेंड वन इज रेंसिडिटी। तो दीज आर द टू मेन इफेक्ट विच वी स्टडी इन दिस क्लास। तो आपको पता होना चाहिए बहुत से इफेक्ट होते हैं हमारे ऑक्सीडेशन के हमारे एवरीडे लाइफ में, बट हम पढ़ेंगे मैक्सिमम किसके बारे में, एक तो क्रोजन और दूसरा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रेंसिडिटी के बारे में। क्रोजन की अगर हम बात करें तो हम छोटी क्लासेस में से ही क्रोजन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं क्रोजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल, कि जब किसी मेटल को धीरे धीरे क्या होता है, वो खाने स्टार्ट हो जाता है। कौन? एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, उनके ऊपर जब वो उनके साथ रिएक्ट करेंगे तो उनको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ईट अप करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोजन। तो क्रोजन की डेफिनेशन से अगर हम देखें तो आप बोल सकते हो इट इज द प्रोसेस, क्रोजन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical ऑन देयर सरफेस। हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल को ईटन, मेटल बिल्कुल खाने जाता है, किसकी हेल्प से, एयर या फिर मॉइस्चर या फिर किसी केमिकल की वजह से, उसको हम बोलते हैं क्रोजन। हम पता चल गया आपको क्रोजन क्या है, कि आपको ध्यान रखना है कि क्रोजन होता क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली, धीरे धीरे मेटल जो होता है वो खाने जाता है, बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एनी केमिकल, उसको हम बोलेंगे क्रोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट या कॉमन एग्जाम्पल की बात करें क्रोजन की तो वो होती है रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग होती है जिसको हम बोलते हैं क्रोजन ऑफ आयरन। किसका क्रोजन हो रहा है? आयरन का। आयरन को कोई जब कांटेक्ट में आता है एयर के तो वो खाने जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रोजन। तो आपको पता होगा कि जब भी कभी किसी भी आयरन के पार्टिकल को, कोई भी सरिया जैसे होता है आपका, उसको अगर आप बाहर रखते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे वाटर वेपर्स, ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में आते हैं, उससे
रिएक्ट करते हैं और धीरे धीरे आयरन के ऊपर एक ब्राउन फ्लास्क की लेयर आना स्टार्ट हो जाती है। ब्राउन फ्लास्क की, फ्लैक की बोल सकते हो, लेयर आना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं रस्ट, जंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंग। तो याद रखना आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो ये रस्ट होता है, रस्ट क्या है, इट इज अ ब्राउन फ्लैकी लेयर विच इज फॉर्म्ड ऑन द आयरन पार्टिकल। तो रस्ट जो होता है, इट इज अ मेनली हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है, इट इज अ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो इसका मैक्सिमम आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है, व्हाट इज रस्ट। तो रस्ट इज अ हाइड्रेटेड, द वर्ड हाइड्रेटेड मीन्स वाटर, कि इसमें क्या है, पानी है। तो हाइड्रेटेड फेरिस, फेरिस मतलब आयरन, तो हम बोल सकते हैं Fe2O3XH2O। तो XH2O मीन्स, X मीन्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड, बिकॉज यहाँ पे क्या है, पानी है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम हाइड्रेटेड फेरिस ऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, Fe2O3XH2O। क्लियर। इट इज फॉर्म्ड, कैसे बनती है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द अटैक ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। इनको अटैक करते हैं, कौन कौन अटैक करता है, एक तो एयर और दूसरा वाटर वेपर, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी एयर में। अगर हम इसकी रिएक्शन को देखें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो वो है हमारी आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव राइज टू आयरन ऑक्साइड और XH2O। व्हाट इज दिस, इट इज द हाइड्रेटेड फेरिस ऑक्साइड। फेरिस क्यों बोला, क्योंकि हमारी आयरन का सिंबल Fe होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिस ऑक्साइड। क्लियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बैलेंस नहीं है, हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3:2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस। जब भी कभी कोई रिएक्शन लिखनी होती है, वो बैलेंस करके लिखना होता है, तो ये ध्यान से देखनी है आपको। आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन किसके कांटेक्ट में है, ऑक्सीजन के और वाटर के। मैंने यही बताया था आपको। रस्ट, व्हाट इज दिस, दिस इज अ रस्ट। रस्ट कैसे बनती है, जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो बन जाएगा रस्ट, विच इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड फेरिस ऑक्साइड। ठीक है, अब हमारा रेस्ट आ गया। अब कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो हम घर में भी यूज करते हैं, अगर हमें जो भी खिड़की दरवाजे लगाए हैं उससे बचना पड़े, उनको रस्ट ना लगे, उनके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम क्या करते हैं, उनको पेंट करते हैं। पेंटिंग से हम रस्ट को बचा सकते हैं। क्लियर। अब दूसरे की बात करें अगर हम, तो दूसरा क्या कर सकते हैं, हम उसको पॉलिशिंग कर सकते हैं बाय ग्रीजिंग, ग्रीस लगा सकते हैं, या फिर ऑयलिंग कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है गैल्वेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज अ गैल्वेनाइजेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। ये आपको मैक्सिमम पूछा जाता है पेपर में कि गैल्वेनाइजेशन होता क्या है। वो बताइए कि गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस ऐसा कौन सा होता है जिसका आप यूज करते हो। तो आप बोल सकते हो कि जो गैल्वेनाइजेशन होता है उसको बोलते हैं हम coating the surface of iron object with a thin layer of zinc। गैल्वेनाइज द प्रोसेस बाय लेयरिंग, किसकी लेयर करते हैं, जिंक की लेयर लगाई जाती है हमारे आयरन के ऊपर। तो हम यहां लिख देते हैं कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट हैं उनको किसके साथ लेयर करना है, विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक, जिंक की थिन लेयर के साथ, जिंक। ठीक है, हमें पता चल गया कि गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस अगर हमें बचाना है उसको क्रस्ट से, तो हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, कोटिंग करनी है हमें आयरन के ऊपर, किसकी कोटिंग कर देनी है, जिंक की। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों आपसे पूछा जाता है गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में हम किसकी कोटिंग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में हम आयरन पे जिंक की कोटिंग करते हैं, जिससे कि वो बच जाता है। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। वो क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन।
रस्टिंग ऑफ आयरन कौन सी रिएक्शन है? इट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे दोनों होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट था वो था हमारा क्या? आपका रेंसिडिटी। क्रोजन तो पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी के बारे में, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी की अगर हम बात करें तो आपने पता है कि ऑक्सीडेशन आल्सो हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड, कि जो ऑक्सीजन होता है वो खाने को भी खराब कर देता है, उस खाने को जिसके अंदर फैट और ऑयल पड़े होते हैं। आपको ध्यान होगा जब भी कभी हम फूड मटेरियल जो कि फैट और ऑयल से बने होते हैं उनको ज्यादा देर तक बाहर रखते हैं तो धीरे धीरे हमें उनमें अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आने लगता है। क्यों? क्योंकि जो फैट ऑयल कंटेन होते हैं, फूड मटेरियल होते हैं, वो अनप्लीजेंट स्मेल देते हैं। हम बोलते हैं दे आर सेड टू बी हैव रेंसिड। रेंसिड का मतलब होता है सोर टेस्ट, खट्टे। रेंसिड मीन्स सोर और स्टेल। स्टेल क्या होते हैं? गंदे। ठीक है, हम बोल सकते हैं वो खट्टे हैं या फिर खराब हो गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा खाना ऑक्सीजन सिर्फ क्रोजन में ही इफेक्ट आयरन को ही नहीं खाता बट कि खाने को भी गंदा कर देता है। रेंसिडिटी रिलेट करती है हमारे फूड से, खाने से। ऐसा खाना जिसके अंदर फैट और ऑयल से बने होते हैं वो, अगर उनको हम ज्यादा देर तक बाहर रखेंगे तो धीरे धीरे वो हमें रेंसिड हो जाते हैं। रेंसिड मीन सोर या गंदे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है आपको ध्यान से समझना है कि व्हेन द फैट एंड ऑयल, जब भी कभी फैट और ऑयल वाली खाना को हम बाहर रखेंगे उन पे ऑक्सीजन क्या कर देती है? रिएक्ट कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्या रख दिया? खाना रख दिया, फूड रखा जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? फैट पड़ा है और प्लस ऑयल पड़ा है, तो यहां से ऑक्सीजन आएगी एयर से और उसके साथ मिल जाएगी। तो याद रखना है जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है फैट और ऑयल के साथ तो वो अनप्लीजेंट स्मेल आ जाती है। वो कंडीशन, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन अ फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल इज नोन एज रेंसिडिटी। एक ऐसी कंडीशन जब हमारी ऑक्सीडेशन होती है फैट की और ऑयल की, कहां पे? फूड में, तो हम बोल सकते हैं उनकी वजह से जो अनप्लीजेंट स्मेल आती है उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी क्या कर देती है? हमारे खाने को स्पॉइल कर देती है जो कि फैट और ऑयल से बना होता है। ठीक है, इसीलिए हमें बोला जाता है कि जो खाना ऑयल से बना है उसको हम ज्यादा देर तक बाहर नहीं रख सकते। क्लियर? रेंसिडिटी जो होती है वो क्या होती है? खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि वो खाने को इफेक्ट कर देती है। तो रेंसिडिटी से बचने के लिए भी कुछ प्रिवेंशंस हमें लेने पड़ते हैं। तो जैसे हमें क्रोजन से बचने के लिए पेंटिंग की बाय ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग, एंड द थर्ड वन इज गैल्वेनाइजेशन। अगर तीनों मेथड्स का यूज करें हम तो हम रस्ट से बच सकते हैं, आयरन को बचा सकते हैं जंग लगने से। इसी तरह से रेंसिडिटी रिलेट करती है फूड से। अगर हम रेंसिडिटी से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट को डालना चाहिए खाने में। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? वो थिंग्स या सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन से एंटीऑक्सीडेंट, नाम से पता चल रहे हैं, एंटी होते हैं। मतलब अगर ऑक्सीजन है तो वो उनके अपोजिट काम करते हैं। अगर वो उनको खराब कर रही है तो एंटीऑक्सीडेंट उनको खराब होने नहीं देते हैं। तो हम बोल सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? इट इज अ सब्सटेंस और केमिकल विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। हम बोल सकते हैं सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्लियर? अगर हमें बात करें तो दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया जाता है, वो है हमारे फर्स्ट वन BHA मीन्स बुटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये क्या है हमारा? BHA, butylated hydroxy anisole. It is the one antioxidant and other is a BHT. BHT. B is again for butylated
H for hydroxy and T for toluene. I repeat, they are the two common antioxidant. अगर इनको डाल दें हम खाने में तो खाना खराब नहीं होता. BHA is butylated hydroxy anisole and BHT is butylated hydroxytoluene. क्लियर? ये दोनों हैं ऐसे, अगर इनको खाने में डाल दे तो हम खाने को खराब होने से बचा सकते हैं. सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम वो खाना जिसमें फैट और ऑयल बड़ा है उसके अंदर अगर हम पैक्ड में नाइट्रोजन गैस को डाल दें तो हम बचा सकते हैं. इसीलिए आपको ध्यान रखना, जो भी चिप्स वगैरह हम खाते हैं वो खराब क्यों नहीं होते, उनमें भी तो फैट और ऑयल होता है, बिकॉज उन चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस डाली होती है जो प्रिवेंट करती है रेंसिडिटी को, उनको खराब होने नहीं देती. तीसरा पॉइंट, अगर हम उनको केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, अगर उस खाने को हम फ्रिज के अंदर रख दें तभी भी वो खाना खराब नहीं होता. ठीक है. एंड द फोर्थ वन इज कि अगर हम उस खाने को स्टोर कर दें, किसमें, उसमें जो क्या होंगे जिसमें हवा भी ना जा सके, तो बोलते हैं स्टोर्ड फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स. एयर टाइट कंटेनर्स में, क्यों एयर टाइट कंटेनर? एयर, अगर ऐसे डब्बों में हम उनको बंद कर देंगे जहां पे हवा भी नहीं जाएगी तो इट मीन्स दैट हवा में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन उनसे रिएक्ट ही नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वो रेंसिड नहीं होंगे. ठीक है. और लास्ट वन जो है वो हम क्या बोल सकते हैं, अवे फ्रॉम द लाइट. हम उनको लाइट से दूर रखें तभी भी हम उनको खराब होने से बचा सकते हैं. किसको? खाने को. ऐसा क्यों बोला जाता है कि अवे फ्रॉम द लाइट? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट के एब्सेंस में ऑक्सीडेशन जो होती है वो बहुत ही स्लो डाउन हो जाती है. दैट्स वाई रेंसिडिटी नहीं होती. मैं रिपीट कर देती हूँ, रेंसिडिटी रिलेट करता है फूड से. क्यों? रेंसिडिटी एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें वो खाना जिसमें फैट और ऑयल पड़े हैं उनमें ऑक्सीजन अटैक कर देती है और उसको रेंसिड बना देती है. रेंसिडिटी से बचने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं. एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को बचाते हैं, रोकते हैं कि वो ऑक्सीजन को रिएक्ट ही नहीं करने देते फैट और ऑयल से. जैसे BHA, BH इज अ ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BHT इट इज अ ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन. सेकेंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर उस खाने में हम नाइट्रोजन गैस डाल दें तो तभी भी नाइट्रोजन गैस उनको रेंसिड नहीं होने देती. जैसे कि हमारे जो पैक्ड आइटम है, चिप्स वगैरह मिलते हैं, वो खराब नहीं होते जबकि वो ऑयल और फैट से बने होते हैं, बिकॉज उनके अंदर नाइट्रोजन गैस पड़ी होती है. तीसरा, अगर उनको रेफ्रिजरेटर में रखें हम तब भी हम उनको बचा सकते हैं. चौथा, अगर एयर टाइट कंटेनर्स में रखेंगे, अगर हवा भी नहीं जाएगी तभी भी आप उनको बचा सकते हो. लास्ट वन, हमें लाइट से दूर रखना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट है, आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है क्या फर्क पड़ता है अगर हम लाइट से दूर रखेंगे उस खाने को, तो आपको ध्यान रखना है एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट की एब्सेंस में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बड़ा ही ज्यादा स्लो डाउन होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाती फैट्स और ऑयल के साथ. इसीलिए अगर हम उसको लाइट से दूर रखेंगे तभी भी रेंसिडिटी नहीं होगी. तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट वन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, oxidation reaction, reduction reaction, redox reaction, and what are the effect of oxidation in our everyday life. So students, I repeat it again, there are the many examples which tell us that the oxidation is present in our everyday life, but the most common examples which we study are corrosion and rancidity. Corrosion is related to iron and rancidity is related to the food items which contain fat and oil. क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप कि मैंने जो चैप्टर आपको पूरा पढ़ाया है आज आपको समझ आई होगी. तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक हमारी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का. अब मैं ट्राई करूंगी आपको फिजिक्स में जाने की. फिजिक्स का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे हम, फिर फिजिक्स के सेकंड चैप्टर पढ़ने के बाद हम चलेंगे बायोलॉजी की तरफ. उसका फर्स्ट चैप्टर विच इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस हम पढ़ेंगे. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी. अगर नहीं समझ आती है, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार चाहो आप उतनी बार वीडियो को देख सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.